गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सबसे पहले 12th क्लास के इंग्लिश का सिलेबस जो थोड़ा शॉर्ट हुआ है कोविड-19 के चलते, वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी। आप इसको ध्यान से सुनिए। और मुझको ये आभास है कि हो सकता है आपको ये पहले से पता भी हो, बट फिर भी मैं इसको एक बार आपको रिपीट करके और बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले है सेक्शन ए में इंग्लिश प्रोज लेसन्स हैं। ए गर्ल विथ ए बास्केट, सेकेंड लेसन ए फिलो ट्रेवलर, थर्ड लेसन द होम कमिंग, फोर्थ लेसन वोमेंस एजुकेशन, फिफ्थ लेसन हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसमें बी पार्ट है इंग्लिश पोइट्री। फर्स्ट पोइट्री है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सेकेंड पोइट्री है द ट्रू ब्यूटी, थर्ड पोइट्री है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, फोर्थ पोइट्री है ए लेमेंट, फिफ्थ पोइट्री है फ्रॉम पासिंग द ऑर्थर ऑफ आर्थर, सिक्स्थ है माई हेवन। सी इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज द गोल्ड वॉच एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, थर्ड है द लास्ट चाइल्ड। एंड बी सेक्शन आपका ग्रामर का है, जिसमें कि आपके ग्रामर के सभी टॉपिक्स हैं, और उसमें से मर्चेंट ऑफ वेनिस जो ड्रामा था वो इस बार आपके कोर्स में नहीं है। तो अभी मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कितने कितने मार्क्स के हैं। प्रोज सेक्शन में आपका है पहले एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वन पैसेज, आपका ये 10 मार्क्स का है। फिर इसी में बी है वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स, 5 मार्क्स का है। वोकैबुलरी बेस्ड ऑन टेक्स्ट है 4 मार्क्स। फिर है आपका पोइट्री एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वन पैसेज 10 मार्क्स। सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम 7 मार्क्स। थर्ड है शॉर्ट स्टोरीज 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स ईच, 5 + 5 10 मार्क्स। फिगर्स ऑफ स्पीच 4 मार्क्स। Definition of any one of the following with 2 examples: simile, metaphor, personification, apostrophe, oxymoron, onomatopoeia, hyperbole। ये आपके इतने फिगर ऑफ स्पीच हैं। इसमें से आपको जो है डेफिनेशन लिखनी है और उसके 2 एग्जाम्पल, ये आपके 4 मार्क्स के हैं। इस तरह से सेक्शन ए आपके पूरे टोटल हैं 50 मार्क्स के। फिर नेक्स्ट आपका ग्रामर का पोर्शन है सेक्शन बी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आउट ऑफ 2 एनी वन, 2 मार्क्स का है। सिंथेसिस आउट ऑफ 2 एनी वन 2 मार्क्स का है। ट्रांसफॉर्मेशन आउट ऑफ 2 एनी वन 2 मार्क्स। सिंटेक्स आउट ऑफ 4 एनी 2, 1 + 1 ये भी 2 मार्क्स का है। तो ये आपके 8 मार्क्स के टोटल ये क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके पास ऑप्शन है, 2 दिए रहेंगे, उसमें से आपको 1 करना है। सिंथेसिस में 2 दिए रहेंगे, उसमें से आपको 1 करना है। ट्रांसफॉर्मेशन में से भी आपको 2 दिए रहेंगे, उनमें से 1 करना है। सिंटेक्स में 4 दिए रहेंगे और उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वोकैबुलरी। इसमें है सिनोनिम्स, ये 3 सिनोनिम्स आएंगे और ईच सिनोनिम्स जो विल बी फॉर 1 मार्क्स 1 नंबर का रहेगा। एंटोनिम्स 3 मार्क्स, ये भी 3 रहेंगे, और एक जो है वो 1 मार्क्स के रहेंगे, ये 3 मार्क्स के हो गए। होमोफोन्स 2 मार्क्स के होंगे, ये 2 लिखना होगा आपको, 1 + 1। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट 3 × 1, ये भी आपको 3 रहेंगे और 3 मार्क्स के। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस
3 इंटू 1 ये 3 रहेंगे, और एक एक नंबर के ये भी जो है आपके टोटल 3 मार्क्स के होंगे। इस तरह से आपका जो वोकैबुलरी है वो 14 मार्क्स का टोटल। एंड लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 10 मार्क्स। इस तरह से आपकी ये टोटल जो है आपका ये सिलेबस है, और आपके कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, और अपने एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है। और टाइम आपका रहेगा 3 घंटा। और इस बार आपको पहले ही बताया गया है कि आपके सिर्फ एक ही पेपर होंगे। पहले जो है आपके 2 पेपर होते थे, अभी आपको एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, और जिसमें कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो मुझको जो है ये है कि आपको एवरीथिंग विल बी क्लियर। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके सारे कन्फ्यूज़न्स को दूर किया जाएगा। हाँ बच्चों, अभी हमने आपको पूरा आपका कोर्स बताया, आपका सिलेबस की कौन कौन से चैप्टर्स हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आएंगे। उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी प्रिपरेशन करिए, और कौन से स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं पहले सबसे ज़्यादा हमको उस पर फोकस करना है। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि अभी आप लोगों ने 10th का पेपर बोर्ड का लिखा था, तो 10th का जो पेपर आपका इंग्लिश का होता है वेरी इजी टू अटेम्प्ट होता है। क्योंकि उसमें 80% क्वेश्चन के आंसर आपके पेपर में ही रहते हैं, तो उससे आपको अटेम्प्ट करना आंसर बहुत इजी रहता है। बट आप जब 11th-12th में आते हैं तो आपका कोर्स काफ़ी ब्रॉड हो जाता है और बहुत चेंज हो जाता है, और उसको प्रिपेयर करने के लिए आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उसमें ना कोई इस तरह से पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नहीं रहते हैं कि आपको उसी में से आंसर सेलेक्ट करना है, या वही उन्हीं में से लाइंस आपको कॉपी करके लिखना है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके 11th-12th क्लास में नहीं रहती हैं। आपको जो भी कुछ 12th क्लास में एग्ज़ाम्स में आंसर लिखने होंगे वो आपकी अपनी सेल्फ प्रिपरेशन होनी रहती है, और उसी के बेस पे आप आंसर को लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा एक जो फंडा है, जो एक बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको कि आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। सबसे इसका एक बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहले आप ट्रांसलेशन फोकस करिए। अगर आपको ट्रांसलेशन के ऊपर कमांड हो जाता है तो आप इंग्लिश, जो कि हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए एक बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, बच्चे बहुत डरे रहते हैं कि मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे, और ख़ास करके 12th में थोड़ा 12th में हार्ड ज़रूर हो जाता है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। उसको हमको कैसे पढ़ना है हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो हमको हार्ड हो जाती है। तो आपको मैं सबसे पहले फर्स्ट डे से ही मैं स्टूडेंट्स को बताना शुरू करती हूँ कि आप ट्रांसलेशन पर फोकस करिए। अगर आपका कमांड ट्रांसलेशन पे हो जाता है तो आप मिनिमम 60% क्वेश्चंस जो हैं आप इंग्लिश के अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 11th-12th की ही ग्रामर की बुक से ट्रांसलेशन करिए या 12th के ही कोई पैसेज, ऐसा नहीं। पहले बेसिक जो ट्रांसलेशन हमारे टेंस के अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग, कहीं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, हमको छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के बाद फिर हमको बड़े सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, अगर ये चीज़ हम पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, पूरी तरह से समझ लेते हैं, और अगर इस पे मेरा कमांड हो जाता है तो हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में पूरी आपकी राइटिंग स्किल
टोटली बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन हो जाती है। जैसे आप हिंदी के पेपर में व्याख्या करते हैं, आप व्याख्या याद तो नहीं करते हैं, कितनी याद करिएगा, इतने सारे लेसन्स हैं और ये कोई फिक्स नहीं है कि हमको एग्जामिनर कौन सा पैसेज दे देगा एग्ज़ाम में और कि उसको हम रट करके या याद करके लिखें। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये पूरी तरह से जो है हमारा ट्रांसलेशन के बेस पे हो जाता है और अगर इसकी हमको अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम चाहे कितने भी, चाहे वो प्रोज़ के एक्सप्लेनेशन हो चाहे पोइट्री के एक्सप्लेनेशन हो, उनको हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। और उसके साथ ही जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर आपके रीडर से हैं, फिर सेंट्रल आइडिया पोइट्री से है, फिर सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आंसर हैं। तो क्वेश्चन आंसर की भी जो आपके रेंज हो जाती है वो हमारे 10th क्लास से बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऑलरेडी जो लेसन्स हैं उसमें बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं और सारे क्वेश्चन को याद करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम ट्रांसलेशन पे हमारा कमांड है, हम हिंदी से इंग्लिश में अगर लाइंस को हम ट्रांसलेट करना जानते हैं तो उस लेसन को अगर हमने हिंदी में भी समझा है तो उसके ट्रांसलेशन को हम इंग्लिश में करके और हम बहुत इजी वे में अपने ट्रांसलेशन को के बेस पे ही उन क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं, सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। और उसके बाद जो आपका लास्ट एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का है, हिंदी टू इंग्लिश, वो आपके हाथ में है। आप उसको चाहिए तो पूरी तरह से जो है तैयार करके और उसमें भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके साथ ही फिर जो है आपका ये है क्वेश्चन, आपका एक ग्रामर पार्ट जो है वो है बहुत सारे, इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए वो चैलेंजिंग हो जाता है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हमको कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे इसकी हमको तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैं आपको एक गाइडलाइन बता रही हूँ। अगर आप उस पर टोटली आप उसको फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी काफ़ी हैं। जैसे हिंदी में आपका पर्यायवाची विलोम शब्द हैं और समान ध्वनि के शब्द हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सेम यही चीज़ें हैं आपके इंग्लिश में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे। तो इनको हिंदी में याद करना भी थोड़ा इजी हो जाता है, या हमारी साधारण बोलचाल की भाषा में भी बहुत से शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो हम एग्ज़ाम में इसको जो है थोड़ा कभी कभी इजीली भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट इंग्लिश में हम लोग कभी सिनोनिम्स वगैरह या एंटोनिम्स वगैरह अपने स्पीकिंग में उतना यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको लर्न करना थोड़ा सा यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हमारे टफ़ है। बट ये टफ़ भी नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो ये शायद आपके सिर्फ 12th क्लास के ही मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको लाइफ लॉन्ग आप कोई भी कंपटीशन देने जाइएगा और उसमें अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस श्योर पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा अभी से माइंड अपना मेकअप करिए कि हाँ, हमको इसको फोकस करना है और इसकी तैयारी हमको कैसे करनी है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि जैसे सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, होमोफोन्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। बच्चों आप एकदम इसको रूटीन में बना लीजिए कि आप डेली 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, 5 होमोफोन्स, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस, आप डेली 5 आप लर्न करिए और उसको आप ऑनेस्टली अपने से ही बिना देखे फिर आप कॉपी पे लिखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास इतने सारे कलेक्शन हो जाते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के कि मुझको लगता है कि 2-3 मंथ्स में ही आप बहुत सारे वर्ड्स को याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के आने के टाइम तक कम से कम 3-4 बार आप उसका रिवीज़न कर लीजिएगा। और ये रिवीज़न सिर्फ आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ही आपके लिए यूज़फुल नहीं है, बल्कि आपके पूरे लाइफ में आप कभी भी कंपटीशन देने जाइएगा या कभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और एग्ज़ाम्स में भी आपके ये 14 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं,
अगर आप इसको अच्छे से फोकस कर लेते हैं, पढ़ते हैं, तो 14 में से मिनिमम आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे मार्क्स इससे ले आ सकते हैं। फिर इसी तरह से आपके जो हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है, सेक्शन ए के जितने आपके क्वेश्चन आंसर हैं कि आप ट्रांसलेशन की अच्छी प्रैक्टिस करिए, और अगर आप ट्रांसलेशन पे पूरा कमांड करते हैं तो आप सेक्शन ए के 90% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसमें एक ही क्वेश्चन आपका है, 4th क्वेश्चन, जो फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या? आप हिंदी में जैसे अलंकार पढ़ते हैं, सेम वही चीज़ है। ये इंग्लिश में है, सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोइया, हाइपरबोल। ये आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जो इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच, और इन्हीं को हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो ये भी कोई बहुत टफ़ नहीं है, इसकी बहुत सिंपल और बहुत इजी डेफिनेशन है, और आप इसको अगर समझ लीजिएगा तो ये आपके लिए लिखना बहुत इजी हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी राइटिंग स्किल इम्प्रूव करिए। क्यों? क्योंकि 10th तक अगर आप थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करते हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होती हैं, तो उसको थोड़ा एग्ज़ामिनर भी लिबरल जो हैं होते हैं और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे दिए जाते हैं। बट जब हम 11th-12th में आते हैं तो मेरा ये एक लेवल हो जाता है कि हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम हमको लिखना सही आए। तो आप इसके लिए पहले तो स्पेलिंग्स को फोकस करिए कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, और छोटे छोटे सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करना शुरू करिए। आप 6th क्लास की भी बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 7th क्लास की इंग्लिश की बुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 8th क्लास की भी इंग्लिश की बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 9th क्लास की भी बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके घर में जिस क्लास की इंग्लिश ग्रामर की बुक अवेलेबल हो, आप उससे स्टार्ट करिए। जब आपकी बेसिक चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर रहेंगी और बिल्कुल आपको बेसिक रूल्स पे आपको कमांड हो जाएगा, तो आपके लिए इंग्लिश इंटर की कुछ भी नहीं है, और आप बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं आप इससे स्कोर कर सकते हैं। फिर इसके साथ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, जो कि आप लोगों को 10th में मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ाया है। सेम वही चीज़ है, बस इसमें थोड़े से मिक्स वही सेंटेंसेस हो जाते हैं। जैसे आपने 10th में असर्टिव सेंटेंसेस अलग पढ़ा, इंट्रोगेटिव अलग पढ़ा, इम्परेटिव अलग पढ़ा, एक्सक्लेमेटरी अलग पढ़ेंगे आप इंटर में भी, 12th में भी उसको डिफरेंट उससे में पढ़ाया जाएगा। बट एग्ज़ाम्स में आपको मिक्स सेंटेंसेस आते हैं, जैसे असर्टिव के संग एक्सक्लेमेटरी भी मिक्स हो सकता है, इम्परेटिव भी मिक्स हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी मिक्स हो सकता है। उसको करने के रूल्स कोई बहुत टफ़ नहीं है। अभी जब वो टॉपिक आएगा, वो टॉपिक जब पढ़ाना होगा, तो उसको मैं गाइड आपको करूँगी, मैं बताऊँगी कि आप उसको कैसे प्रिपेयर करिएगा। बाकी जो टॉपिक्स हैं, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटेक्स है, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है, और मे भी आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, आपको कुछ पढ़ाया गया होगा, और नहीं तो उसके साथ ही पढ़ाया गया होगा तो भी मैं फिर से इसको आपको गाइड करूँगी और आपको पढ़ाऊँगी। और अभी तो सबसे पहले मैंने जो आपको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि आप ट्रांसलेशन पे पूरा का पूरा फोकस करिए। आप अगर ट्रांसलेशन पे फोकस कर लीजिएगा, आप चैप्टर्स को हिंदी में ही समझ लीजिएगा, तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। और ये सोचना कि नहीं इंग्लिश बहुत टफ़ है, आपका ये डर भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी वेल विशेस हैं, और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं जो आपको गाइडलाइन दी हूँ, आप इस पे ज़रूर जो हैं फोकस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और मैं फिर जो हूँ नेक्स्ट आपको प्रोज़ के या पोइट्री के जो भी लेसन मुझको पढ़ाना होगा, मैं फिर आपको लेसन स्टार्ट करूँगी।